हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 19th ऑफ दिसंबर। 19th दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला तो आज देखो आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आईएनएस मरमुगाओ के बारे में आ गया है समंदर में चीन का काल। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, बात करेंगे। उसके अलावा डीप फेक्स की बात करेंगे, क्या है ये डीप फेक्स, क्यों न्यूज़ में है, एंड एवरीथिंग अबाउट इट। इसके साथ जो भी और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज न्यूज़ में है उन सभी को डिस्कस करेंगे आज के इस द हिंदू एनालिसिस में। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे अभी कुछ टाइम से फिर से आंसर्स आने लगे हैं आप लोगों के, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आई हैव स्टार्टेड इवेलुएटिंग दोज टू। तो आप लोगों को भी अपने आंसर्स अगर इवेलुएट कराना हो, दैट टू फॉर फ्री, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको एक डिस्कशन ग्रुप की भी लिंक मिलेगी। वहाँ पे आप अपने आंसर्स को शेयर कर सकते हैं, इवेलुएट, एंड आई सेंड यू अ वॉइस नोट पर्सनली। ओके, तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और जो पीडीएफ अभी कुछ दिनों से पोस्ट नहीं हो रही थी वो आज मैं सारी पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा मेल पे अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। वेबसाइट है, चेकआउट कर सकते हो कोर्सेज को। ओके, अच्छा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, चलिए, ओनली 162 डेज आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो आपके साथ साथ ये मेरे लिए भी अलर्ट है, क्योंकि आई हैव टू ब्रिंग अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू coming out this new year. Okay, chaliye, today's pinch of positivity says knowing when to quit, change direction, leave a toxic situation, demand more from life, give up on something that wasn't working and move on is a very important skill that people who have won at life all seem to have। यानी कि जो लोग जीतते हैं ना, जो लोग विनर्स होते हैं, उनमें ये क्वालिटीज होती हैं। उनको पता है कि कब कौन सी टॉक्सिक चीज खत्म करनी है, कब किस चीज के बारे में सोचना बंद करना है, कब अपना डायरेक्शन चेंज करना है। तो थिंक, ओके, थिंक, एनालाइज ओवर योर परफॉर्मेंस एंड टेक द डिसीजन वाइजली। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला हमारा आर्टिकल है कंप्यूटर से रिलेटेड, पेपर 3 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। डीप फेक टेक्नोलॉजी, बड़ी ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है ये डीप फेक। हाउ एंड व्हाई चाइना इज प्लानिंग टू रेगुलेट इट। चाइना प्लान कर रहा है इसको रेगुलेट करने का, है क्या एग्जैक्टली ये डीप फेक, पहले ये समझते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार, अभी बहुत टाइम से यूट्यूब ट्विटर वगैरह पे भी चल रहा है, आपने देखा होगा मोनालिसा की पेंटिंग है ना, मोनालिसा की पेंटिंग आई एक्सपेक्ट सभी ने देखी है। वो मोनालिसा की पेंटिंग को इस तरह से उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजें की गई कि वो मोनालिसा की पेंटिंग ऐसा लग रहा था कोई गाना गा रही है, कुछ बात कर रही है। ओके, तो मोनालिसा की पेंटिंग आप देखोगे एक तरह से स्टैटिक पेंटिंग है ना, एक जैसी बनी हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से उसको, जो मोनालिसा की पेंटिंग ऐसा लग रहा था उसमें जो लेडी है, जो गर्ल है, वो बात कर रही है, गाने गा रही है। ओके, वैसे ही आप देखते हो कि आजकल कुछ ऐसे वीडियोस भी बनते हैं कि कोई मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जो कुछ कर रहा है, लेकिन इन कैरेक्टर्स के चेहरे बदल दिए जाते हैं, आवाज बदल दी जाती है, और ऐसा लगता है कि कोई और ही इनकी जगह पे है। स्पेशली ये चीज पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हो रही है बहुत ज्यादा, सेलिब्रिटीज के साथ हो रही है, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ हो रही है, और बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, ठीक है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उन सभी के साथ ये चीज हो रही है कि उन्होंने जो चीज कभी बोली भी नहीं, जो चीज कभी करी भी नहीं, जहां वो कभी प्रेजेंट भी नहीं थे, लेकिन उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं उस जगह पे कुछ पर्टिकुलर चीज बोलते हुए। और इनका सबसे ज्यादा यूज पता है कहाँ हो रहा है? पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में, ठीक है। जो सेलिब्रिटीज हैं, स्पेशली फीमेल एक्टर्स जो हैं, उनके फेस लगा के पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बनाई जा रही हैं एंड उनको पब्लिश किया जा रहा है इंटरनेट पे, विच इज वेरी 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 रॉन्ग एंड अनएथिकल। ओके, तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे, आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन पहले आपको समझाती हूँ डीप फेक है क्या। ये देख रहे हो, ये यहाँ पे इमेज देखो, देखो ये ओरिजिनल वीडियो है, ओरिजिनल इमेज है जो चल रही है, और बेसिकली एक वीडियो है, आपको पिक्चर फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ये एक ओरिजिनल वीडियो है जिसमें आप लड़की की फोटो देख सकते हो, लेकिन इस लड़की की फोटो चेंज करके इस लड़की की फोटो लगा दी गई, और देखो फेस कैसा चेंज हो गया, पता भी नहीं चला, ठीक है, पता भी नहीं चला, क्योंकि फिजिक वगैरह सब सेम है, लेकिन आवाज यहाँ पे बदल दी गई, इस लड़की की लगा दी गई, और फेस इस लड़की का लगा दिया गया। तो इतनी आसानी से ये डीप फेक क्रिएट कर दिया गया, ठीक है, इट इज डीपली फेक, इसीलिए इसका नाम डीप फेक है। ओके, फिर से एक और देखो, ये जैसे मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में बोल रही थी ना, ये मोनालिसा की पेंटिंग है, और इसको गाना गाते हुए, बात करते हुए इस तरह से एक वीडियो बनाया गया था। ओके,
तो ये जो चीज़ें है ना, ये हो रही है डीप फेक में। तो होता क्या है कि ये ओरिजिनल फेस है, ठीक है, ये ओरिजिनल फेस है ए पर्सन का, इसको एनकोड किया जाता है और इसमें लेटेंट फेस लगा दिया जाता है, यानी कि आपने कुछ और फेस लगा दिया, लेटेंट फेस लगा दिया। ओके, इसका लेटेंट फेस आपने निकाला और उसका उसकी जगह आपने दूसरे का फेस लगा दिया यहाँ डिकोडर में। तो देखो, पहले ये लड़की स्माइल कर रही थी, अब ये लड़की सैड हो गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, यहाँ पे ओरिजिनल फेस था बी, या यहाँ पे जो ओरिजिनल आदमी है वो सैड है, इसका फेस हटा के दूसरे का फेस लगा दिया और यहाँ पे ये आदमी आपको हंसता हुआ दिख रहा है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन जो हो रहा है ना, ओरिजिनल फोटो का रिकंस्ट्रक्शन, और उससे फोटो बदली जा रही है, उसमें कुछ चेंजेस की जा रहे हैं, दैट इज डीप फेक। हो सकता है पूरी की पूरी फोटो बदल जाए, हो सकता है पूरा का पूरा आदमी बदल जाए, हो सकता है कि उसके फेस के जेस्चर्स बदल जाए, ओके। लेकिन ये सब कुछ हो सकता है यूजिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो देखो है क्या, डीप फेक इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक मीडिया, ठीक है। सिंथेटिक मीडिया जिसमें कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है किसी और पर्सन से। इट मैनिपुलेट्स द ऑडियो एंड द वीडियो, ऑडियो वीडियो दोनों मैनिपुलेट कर दिए जा सकते हैं। प्रोपेंसिटी टू डिसीव यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत आसानी से आपको धोखा दिया जा सकता है, बहुत आसानी से फ्रॉड हो सकता है। एंड दिस हैपन्स यूजिंग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके ऐसा किया जा सकता है, हो रहा है इनफैक्ट, ठीक है। और ये क्या है, ड्यू टू द ईज विथ विच द बोगस न्यूज सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफिक कंटेंट गेट शेयर्ड ऑनलाइन, इट ड्रॉज अटेंशन। तो बहुत आसानी से फेक न्यूज फैलती है, बहुत आसानी से सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफिक कंटेंट फैलता है, और इसीलिए ये अब बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है। तो ये क्या करता है, फेक वर्जन बनाता है ओरिजिनल या रियल ऑडियो विजुअल कंटेंट के, और यहाँ पे सुपर इम्पोज कर देता है किसी और की ऑडियो, किसी और की इमेज, जो ओरिजिनल वीडियो है उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कोई और ही तीसरा पर्सन ही बोल रहा है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बराक ओबामा के साथ हुआ है, ठीक है। बराक ओबामा की इस तरह की फर्जी वीडियोस बाहर आई थी, नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है, बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के साथ ये चीज हुई है, ओके। डीप फेक कंटेंट जो है ये क्रिएट होता है दो कंपीटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स के थ्रू। एक होता है जनरेटर, दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर का टास्क ये होता है दैट इट हैज टू डिटरमाइन इफ द फेक मल्टीमीडिया कंटेंट प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर इज रियल और मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो जो जनरेटर ने जो भी कंटेंट क्रिएट किया है वो फेक है कि रियल है, ये पता लगाता है डिस्क्रिमिनेटर, ओके। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क इज क्रिएटेड व्हेन जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे ये जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क क्रिएट होता है जब जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर साथ में काम करते हैं। हर बार जो डिस्क्रिमिनेटर अगर करेक्टली रिकॉग्नाइज कर देता है कंटेंट को कि ये फेक है, तो ये जनरेटर को इंपॉर्टेंट इंसाइट देता है कि कैसे डीप फेक्स को और अच्छा बनाना है। मतलब जैसे मान लो कि मैंने आपने फॉर एग्जांपल मान लो आपका नाम है एबीसी, ठीक है। आप साइन करते हो इस तरह से एबीसी। अब मान लो मैं जनरेटर हूँ, मुझे फेक जो आपकी साइन है वो क्रिएट करनी है, तो मैंने इस तरह से आपकी साइन बनाई। मुझे डिस्क्रिमिनेटर बताएगा कि ये जो साइन है ये फेक लग रही है कि ओरिजिनल लग रही है। अगर ओरिजिनल लग रही है तब तो ये पूरी तरह से डीप फेक बन चुका है, लेकिन अगर फेक लग रही है तो इसमें और करेक्शंस करने की जरूरत है। यानी कि जो आप फेक चीजें बना रहे हो उसमें भी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, डिस्क्रिमिनेट ना कर पाओ आप सही और गलत के बीच में। इस तरह से डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर यहाँ काम करते हैं यूजिंग दिस जनरेटर एडवर्सेरियल नेटवर्क। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि यहाँ पे ये नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है डिजायर्ड आउटपुट क्या है, ट्रेन किया जाता है डाटा सेट को, और उसके बाद वीडियो क्लिप सप्लाई की जाती है डिस्क्रिमिनेटर को कि चेक करो भाई कि सही लग रहा है नहीं लग रहा है, एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ओके। तो ये पूरा मुद्दा है डीप फिक्स का। अब देखो ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि चाइना की जो स्पेस साइबर स्पेस वॉचडॉग है यहाँ का, साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, इन्होंने बोला है कि हम नए रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी और डीप फेक्स और डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए। तो डीप सिंथेसिस जो है इसको डिफाइन किया गया है एज अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, जनरेटिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस टू क्रिएट वर्चुअल सीन्स। तो वर्चुअल सीन्स अगर आप क्रिएट कर रहे हो यूजिंग डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, दिस दैट इज कॉल्ड टू बी डीप सिंथेसिस, ओके। और इनको काउंटर करने के लिए, इनको रोकने के लिए, ये फेस स्वैपिंग, वॉइस स्वैपिंग को रोकने के लिए, डीप फेक्स को रोकने के लिए ये रेगुलेशन आए हैं। अब देखो कहा यही जा रहा है कि डीप फेक्स जो है उनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, पता लगा पाना कि ये सही वीडियो है कि गलत वीडियो है बहुत मुश्किल हो गया है। और इसके चक्कर में कई सारी सेलिब्रिटी पॉर्न वीडियोस बन रही हैं, फेक न्यूज प्रोड्यूस
यूज़ हो रही है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं लोगों के साथ, ओके। और इसके साथ में अब ये जो गाइडलाइंस आई हैं चाइना के अंदर, ये देखते हैं कितना काम करती हैं, कितनी कारगर होती हैं। तो डीप फेक क्या है बता चुकी हूँ कि एक कंपाइलेशन है आर्टिफिशियल इमेजेस एंड ऑडियोज का, जो साथ में डाली जाती है यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ओके। मिस इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू फैल सकती है। आप यहाँ पे पर्सन की अपीयरेंस, उसकी वॉइस, सब कुछ बदल सकते हो, ओके। और ऐसा लग सकता है कि जो काम किसी पर्सन ने कभी किया ही नहीं, वो काम वो पर्सन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल, इट कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट एंड इट कैन फेक रियल पीपल सेइंग एंड डूइंग थिंग्स दे डिड नॉट से और डू, ओके। तो इसका ओरिजिन जो है ना 2017 में हमने देखा। और यहाँ पे आप देखते हो आज की डेट में इसका यूज़ बहुत सारी जगह पे हो रहा है, ठीक है। मतलब नेफेरियस पर्पसेस के लिए, स्कैम्स के लिए, होआक्स क्रिएट करने के लिए, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी के लिए, इलेक्शन मैनिपुलेशन के लिए, सोशल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक्स, इन सभी के लिए यहाँ पे डीप फेक्स का यूज़ हो रहा है। डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है ये, इसने एक बार बराक ओबामा को भी इम्पर्सोनेट किया था, डोनाल्ड ट्रंप को भी इम्पर्सोनेट किया, नरेंद्र मोदी को भी किया है, मार्क जुकरबर्ग हैं, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, टॉम क्रूज, इन सभी के ऊपर ये चीज़ हो चुकी है। तो चाइना ने नया रूल बनाया कि डीप फेक नहीं चलना चाहिए भाई। तो चाइना की नई पॉलिसी क्या है? चाइना की नई पॉलिसी जो है उसमें बोला गया है कि जो डीप सिंथेसिस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो कोई भी काम बिना चाइना की गवर्नमेंट के परमिशन के और बिना उस पर्सन की परमिशन के नहीं करेंगे जिस पर्सन को वो कॉपी करने वाले हैं, ओके। तो अगर उनको कोई कंटेंट बनाना है, उसको पहले तो एक्सप्लिसिटली लेबल करना पड़ेगा कि ये डीप फेक कंटेंट है, ये फेक कंटेंट है, इसको लेबल करना पड़ेगा। उसका सोर्स ट्रेस होना चाहिए, ठीक है, कि किसने बनाया, कहाँ से बनाया। रेगुलेशन में ये भी है कि अगर आप किसी और की इमेज या वॉइस यूज करने वाले हो तो उसका कंसेंट आप पहले लेकर आओ। और डीप सिंथेसिस प्रोवाइडर्स जो हैं उन्होंने ये भी बोला है कि लोकल लॉज वगैरह को, एथिक्स को, करेक्ट पॉलिटिकल डायरेक्शन को आपको रिस्पेक्ट करना रहेगा, ओके। अच्छा, इसके अलावा व्हाई हैज सच पॉलिसी बीन इम्प्लीमेंटेड? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको पता है ना, वर्चुअल रियलिटी बहुत बढ़ती जा रही है और इसके चक्कर में ऑनलाइन कंटेंट बहुत अल्टर हो रहा है, ओके। अच्छा, व्हाट आर द अदर कंट्रीज डूइंग टू कॉम्बैट डीप फेक्स? तो डीप फैक्स को यहाँ पे कॉम्बैट करने के लिए क्या कर रही है दूसरी कंट्रीज? तो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या कर रही है कि डीप फेक्स को काउंटर करने के लिए इन्होंने एक अपना कोड बनाया, कोड ऑफ प्रैक्टिस, जहाँ पे इन्होंने गूगल, मेटा, ट्विटर, इन सभी कंपनीज को ये बोला कि अगर आप कहीं पे भी ये डीप फेक जैसी चीज़ें देखते हो, फेक अकाउंट्स देखते हो, उनको वहीं की वहीं कंट्रोल करो, वहीं की वहीं रेगुलेट करो। अगर आपने ये नहीं किया, इसको फॉलो, तो आपका जो भी एनुअल ग्लोबल टर्नओवर है उसका 6% आपको यहाँ पे सरकार को देना पड़ेगा, विच इज़ अ बिग अमाउंट, ओके। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है 2018 में फेसबुक, गूगल, ट्विटर, मोजिला, इन सब ने साइन किया है, टिकटॉक वगैरह भी इस पर साइन कर रहे हैं। और इसके अलावा यूएस में भी यहाँ पे डीप फेक टास्क फोर्स बना था, ठीक है, डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट बना था, और इसने भी यहाँ पे काउंटर मेजर्स लिए हैं अगेंस्ट दीज थिंग्स, ओके। अच्छा, डज दिस टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब द राइट टू प्राइवेसी? इसके लिए कनाडा में काम हो रहा है, ठीक है। कनाडा में यहाँ पे पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट आया है, नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर आया है। बेसिकली यहाँ पे काम यही हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को प्रॉपर तरीके से किया जाए, इसमें सारी गवर्नमेंट चेक रखती है, ठीक है। अच्छा, इंडिया की बात करें तो इंडिया में देर इज नो लीगल रूल अगेंस्ट दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी, ओके। स्पेसिफिक रूल्स हैं टेक्नोलॉजी के मिसयूज पे, जैसे कि कॉपीराइट वायलेशन है, डिफेमेशन है, साइबर फेलोनीज है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट डीप फेक्स को काउंटर करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे एंड नेक्स्ट। अच्छा देखो, डीप फेक्स की बात करें तो 84% इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ डीप फेक्स के बनने में, ओके। और लगभग 14,000 से ज़्यादा, 15,000 लगभग डीप फेक्स इंटरनेट पे पड़े हैं। 47% पीपल एडमिट कि उन्होंने अपने आप को कभी ना कभी डीप फेक का शिकार पाया है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगांव कमीशन इनटू इंडियन नेवी, सिक्योरिटी से कनेक्ट कर सकते हो, डिफेंस से कनेक्ट कर सकते हो पेपर 3 में, ओके। तो यहाँ पे आईएनएस मोरमुगांव, जिसको कहा जा रहा है चीन का खात्मा, चीन का काल कहा जा रहा है, क्यों ऐसा? क्योंकि ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये आने वाली कोई भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। खतरनाक खतरनाक मिसाइल इसके अंदर एम्प्लॉय हो सकती हैं, डिप्लॉय हो सकती हैं, ओके। तो देखो, ये वॉरशिप जो है ये 7400 टन्स का है, ठीक है। और ये मोरमुगांव एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी हमारी मुंबई के आसपास, उसके नाम पे ही रखा गया है, ठीक है। इसके पास 4 पावरफुल गैस टर्बाइन है और स्टेल्थ फैसिलिटीज हैं, स्टेल्थ फीचर्स। स्टेल्थ यानी कि छुप के वार कर सकती है, छुप के डिटेक्ट कर सकती है, डिफेंस कर सकती है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इसके ऊपर इक्विप की जा सकती है। तो बात करते हैं पूरा मुद्दे की। ये देख रहे हो आप, हमारे राजनाथ सिंह जो हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, मुर्मूगांव जो
INS मोरमुगांव यहाँ पे कमीशन करते हुए दिख रहे हैं आपको मुंबई के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्लोबलाइजेशन, इन्होंने बोला ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने के साथ सी रूट के थ्रू हमारा आना जाना बढ़ रहा है, ट्रेड वगैरह बढ़ रहा है, और ऐसे में सी लेन्स की सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जरूरी है, और इसीलिए हम कमीशन कर रहे हैं INS मोरमुगांव। INS मोरमुगांव प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, याद रखना है ना। प्रोजेक्ट 15B क्या है, इसमें चार स्टेल्थ यहाँ पे गाइडेड मिसाइल, 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर मिसाइल आ रही है, गाइडेड मिसाइल है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और वो भी कैसे, छुप के वार कर सकते हैं उसके ऊपर। ऐसे 4 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत है। इसमें से दूसरा प्रोजेक्ट जो है ये है INS मोरमुगांव का, ठीक है। ये INS मोरमुगांव का नाम मोरमुगांव के नाम पे रखा गया है। मोरमुगांव बेसिकली एक पोर्ट था हमारे मुंबई के आसपास, और इसकी 60th एनिवर्सरी हो रही है अभी। देखो गोवा जो है, गोवा के आसपास पड़ता है मोरमुगांव, गोवा में ही, गोवा के आसपास ही ये मोरमुगांव था, और गोवा की अभी 60th लिबरेशन एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, तो इसीलिए गोवा के नाम पे, गोवा के पोर्ट के नाम पे, मोरमुगांव के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ओके। अच्छा, इसके साथ में 75% इसमें इंडिजिनियस कंटेंट यूज किया गया है, ठीक है। और इसमें काफी अच्छा ये एग्जांपल है मेक इन इंडिया का। 163 मीटर लॉन्ग वॉरशिप है ये, फुल लोडेड है, इसमें डिस्प्लेसमेंट 7400 टन्स का है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B जो है ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। इसमें बोला गया था कि ऐसी शिप्स, ऐसी चीजें डिजाइन करनी है जिसमें हम यहाँ पे जो गाइडेड मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो पहली बनी थी INS विशाखापट्टनम, ठीक है, फिर दूसरी है मोरमुगांव, फिर तीसरी है इम्फाल, INS इम्फाल बनेगी, और फिर बनेगी INS सूरत। विशाखापट्टनम आ चुकी है, कमीशन हो चुकी है 2021 में, अब हुई है INS मोरमुगांव 2022 में, और INS इम्फाल और सूरत की अलग अलग स्टेजेस चल रही हैं। INS मोरमुगांव जो है, इसमें 4 पावरफुल गैस टर्बाइंस लगे हुए हैं, जिसमें ये 30 नॉट्स की स्पीड से भी ज्यादा चल सकती है, तेजी से, ओके। स्टेल्थ फैसिलिटीज हैं, और ये सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, ये सब कुछ इस पे लग सकते हैं। सोनार हो गया, क्लोज इन वेपन सिस्टम हो गया। तो क्या होगा ना, चाइना और पाकिस्तान के जो भी यहाँ पे गलत मंसूबे, गलत इरादे थे, वो सब अब ध्वस्त, ठीक है, काल हो गया उनका। तो INS मरमुगांव जो है, दिस इज द सेकंड शिप ऑफ विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी। देखो मैंने बोला था ना प्रोजेक्ट 15B, और जब भी कोई प्रोजेक्ट का नाम होता है ना, उसमें जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे यहाँ पे INS विशाखापट्टनम बना, तो उसके नाम से भी जाना जाता है वो प्रोजेक्ट, ओके। तो इसीलिए विशाखापट्टनम क्लास कहा जा रहा है। अच्छा, ये जो है गोवा की पोर्ट सिटी के नाम पे रखा गया है, मुंबई के पास में पड़ती है मुरमुगांव, उसके नाम पे रखा गया है। 75% इंडिजिनस कंटेंट यूज किया गया है, 15B के अंतर्गत बना है, बता चुकी हूँ, और इसमें सारी मिसाइल्स वगैरह आ सकती हैं इसमें, ओके। प्रोजेक्ट 15B की बात करें, तो ये 15B जो है इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, जिसमें स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाने वाले हैं विद मैक्सिमाइज्ड इंडिजिनियस इनपुट्स, यानी कि इंडिया का ही माल इसके अंदर लगना चाहिए। इसमें चार बेसिकली स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स बनाने वाले हैं, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत, आपको बता चुकी हूँ। इसमें जो लीड शिप है, फर्स्ट शिप है, वो है इंडियन नेवी के विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ओके। बढ़ते हैं आगे, ये देख रहे हो पिक्चर, ये है INS मोरमुगांव, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इशू है एनवायरमेंट से रिलेटेड, ओके। और एनवायरमेंट से रिलेटेड ये इशू जो है, दैट इज अबाउट यूनाइटेड नेशंस कन्जर्वेशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेंशन है फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर यहाँ पे COP15 हुई है। अब देखो ये क्या है, समझाती हूँ। UN के अंतर्गत कई सारे कन्वेंशन है ना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के। उसी में एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी की COP15 यानी कि 15th मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग 15, कहाँ पे हुई है ये, कनाडा मॉन्ट्रियल में हुई है, ठीक है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुई है। वहां पे इंडिया ने कुछ कुछ अपनी बातें रखी है, ठीक है। तो पहले CBD है क्या, समझ लेते हैं। तो CBD जो है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कब आया, देखो 1992 का रियो अर्थ समिट, आप सभी को याद होगा। रियो डी जेनेरो में, जो ब्राजील में है, यहाँ पे एक अर्थ समिट हुआ था, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स ने बोला कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आपस में हेल्दी एंड वायबल वर्ल्ड के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए, जिसमें से एक था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, दिस इज एन इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात होती है, और बात होती है द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज है उसकी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। 196 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया हुआ है।
ऐसी सीबीडी में ही एक टारगेट्स हैं जिनका नाम है आईशी टारगेट्स। ओके, आईशी टारगेट्स बोलते हैं इसको। तो आईशी टारगेट्स के बारे में देख लो। ये जो है ये सीबीडी में ही कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ही नागोया कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे ये 20 एम्बिशियस टारगेट्स रखे गए थे। इनके अलग अलग है A B C D E S 5 गोल्स के अंतर्गत 20 टारगेट्स हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेस क्या हैं वो पता लगाना है, क्या प्रेशर्स हैं बायोडाइवर्सिटी पे उसको रिड्यूस करना है, किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट कर सकते हैं, किस तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन बढ़ा सकते हैं, अपनी पार्टिसिपेटरी प्लानिंग नॉलेज मैनेजमेंट ये सब कर सकते हैं। ये सारे जो है आईसी टारगेट्स हैं। अब सीबीडी के बारे में बात हो रही है तो इंडिया ने क्या बोला, देखो भाई इंडिया ने बोला कि बहुत हुआ यहाँ पे, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज का नाटक था बहुत हुआ, अब डेवलप्ड कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ करेंगी इंसाफ। कैसे करेंगे इंसाफ? तो यहाँ पे बात हुई कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बात यही हुई कि 2020 के बाद जो हमारे टारगेट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। फ्रेमवर्क का नाम रखा गया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसमें नए सेट ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स रखे गए। ठीक है, इसी के साथ कॉप 15 में ये बोला यहाँ पे इंडिया ने कि कई सारे वेज हैं, मीन हैं जिसके थ्रू हम इक्वली एम्बिशियस रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना, डेवलपिंग कंट्रीज को ही सारा मेहनत करनी पड़ रही है। डेवलपिंग कंट्रीज को अपने जो डेवलपमेंट है उस पर कट डाउन करना चाह रहा है पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। ओके, तो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का रीजन जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज है, लेकिन भुगतान डेवलपिंग कंट्री कर रही है। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल आया सीबीडीआर का। सीबीडीआर का प्रिंसिपल क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल भी 1992 में रियो और समिट के टाइम पे ही आया था। बोला गया कि जो स्टेट्स, जो डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा उठा चुकी हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लाइमेट चेंज को रोकने की, रैदर देन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो कॉमन है लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी क्लाइमेट चेंज को रोकने की, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज की बनती है। कॉप 15 जो है, कॉप 15 में ये कहा गया कि भाई ऐसा है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में है, और हमको चाहिए फंड्स। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला हमको चाहिए फंड्स अगर हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और या यहाँ रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ बढ़ना है, तो हमको फंड्स चाहिए ना। तो फंड्स कहाँ से आएंगे? तो फंड्स दे हमें डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, एक ही फैसिलिटी है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, यही सारे चीजों को फंडिंग करती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, कॉम्बैट ऑफ डिजर्टिफिकेशन हो गया, यहाँ पे ये सीबीडी हो गया, इन सभी में सिर्फ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ही फंडिंग दे रही है। तो इंडिया ने ये मांग रखी कि भाई देखो ऐसा है कि हमें फंडिंग चाहिए और डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना वो हमें इस चीज़ की फंडिंग दें, तो एक नया बायोडाइवर्सिटी फंड बनना चाहिए। दूसरी सब्सिडीज के ऊपर भी बात हुई कि सब्सिडीज एलिमिनेट होनी चाहिए, जो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन पे, एग्रीकल्चर पे, फॉरेस्ट्री पे, फिशरीज पे, यहाँ पे $500 बिलियन की जो सब्सिडीज एनुअली दी जाती है उसको कम करना चाहिए। इंडिया ने बोला बाकी सब कर देंगे लेकिन एग्रीकल्चर की सब्सिडी के बारे में हमको मत बोलो कुछ भी। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी बातचीत हुई है। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया गया और ये बोला गया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी की, डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करें इन पावर्टी इरेडिकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। सिटीजनशिप पाथ टू बी ईज्ड फॉर 6 months ग्रुप फ्रॉम 3 nations। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अभी आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि भाई जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं दूसरे देशों में, हमारे आसपास की पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन एरियाज में, यहाँ से जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में आ सकती है, उनको सिटीजनशिप आसानी से मिल जाएगी। उसी में एक कदम है, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, जिनके पासपोर्ट या वीजा एक्सपायर हो चुके हैं, वैलिड नहीं है, वो भी इंडिया में सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसा था कि 2009 के पहले जो लोग आ गए उनका पासपोर्ट वीजा ऐसा हो गया तो ठीक है, लेकिन अब बोल दिया गया है कि जिसका भी अगर ऐसा है पासपोर्ट वीजा खराब हो गया है, वैलिड नहीं रहा है, एक्सपायर हो गया है, तो भी उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट एंड जैन, ये लोग हैं जिनको यहाँ पे ये सिटीजनशिप मिल पाएगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। सिटीजनशिप क्या है? तो सिटीजनशिप का मतलब है इट इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। ठीक है, आप किसी स्टेट का हिस्सा बन रहे हो और स्टेट के अंदर आके आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं, दैट इज सिटीजनशिप। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सिटीजन, एक होते हैं एलियन। सिटीजन जो होते हैं फुल मेंबर होते हैं किसी भी स्टेट के, जैसे इंडियन स्टेट के, और उनके पास सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। तो सिटीजनशिप इज एन आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन एज इट एक्सक्लूड्स नॉन सिटीजन। तो नॉन सिटीजन को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, इसीलिए इट इज एन आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन।
दो प्रिंसिपल हैं इसमें, जस्ट सोली एंड जस्ट सेंगुइन। ओके, जस्ट सेंगुइन ये बोलता है कि किसी को भी सिटीजनशिप दो ब्लड टाइज के बेसिस पे, यानी कि उसके फादर अगर यहाँ पे जन्म लिया है तो उसके बच्चे को भी यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। तो ये जस्ट सेंगुइन है, जहाँ पे रेस के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, या अगर आपका जन्म वहाँ पे हुआ है तो उस बेसिस पे, ठीक है, जन्म नहीं, ब्लड टाइज अगर आपके हैं वहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरा है जस्ट सोली, जिसमें की है सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। हमारे देश में सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ मिलती है, ब्लड टाइज के बेसिस पे नहीं मिलती। तो वी आर विद द आइडिया ऑफ जस्ट सोली rather देन द जस्ट सेंगवाइन, ठीक है, क्योंकि जस्ट सेंगवाइन एक रेशियल आइडिया हो गया। मोतीलाल नेहरू कमेटी आई थी 1928 में, इन्होंने भी बोला कि नहीं भाई जस्ट सोली सही है, ठीक है, जस्ट सेंगवाइन सही नहीं है। बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल नंबर 5 to 11 तक हमारे सिटीजनशिप के बारे में अलग अलग चीजें कही हुई है। कहीं पे दिया है कि सिटीजनशिप कमेंस कैसे होगी, ठीक है, कहीं पे दिया है कि क्या क्या राइट्स हैं, किस तरह से सिटीजनशिप टर्मिनेट होगी एंड सो ऑन, चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, अच्छा, क्या क्या तरीके हैं सिटीजनशिप अक्वायर करने के? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरी। ओके, तो ये तरीके हैं, इसके थ्रू आप यहाँ पे सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मुद्दा हमारा है गवर्नेंस से रिलेटेड, गुड गवर्नेंस बियॉन्ड मदरहुड एंड एप्पल पाई। दिस इज एन एडिटोरियल टुडे ऑफ द हिंदू। ओके, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मुद्दा ये है, गुड गवर्नेंस आपको पता है पेपर 2 में भी आता है, आपका पेपर 4 एथिक्स में भी आता है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो विंस्टन चर्चिल के एक कोट से शुरुआत करते हैं ऑथर। और देखो ये जो चीजें हैं ना, ये मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि एडिटोरियल आपको पॉइंट्स जॉट डाउन करके उसको मेंस में कोट करना है, ये तरीका भी आपको देखना चाहिए कि किस तरह से ऑथर्स यहाँ पे लिखते हैं एडिटोरियल्स, क्योंकि उससे आपको एसेज वगैरह में बड़ी मदद मिलती है। ओके, तो पढ़ना जरूर इस आर्टिकल को, कई सारे नए वोकैब्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट बन रही है भारत में, दैट इज अ स्ट्रेंज पैराडॉक्स। ओके, यानी कि ये गवर्नमेंट डिसाइड हो रही है जस्ट टू बी अनडिसाइडेड, रिजॉल्व हो रही है जस्ट टू बी इरेजोल्यूट, और एडमेंट है फॉर द ड्रिफ्ट, सॉलिड फॉर द फ्लूइडिटी, यानी कि कुछ चेंज नहीं होगा, इंपोर्टेंस ही रहेगी गवर्नमेंट। इस चीज को बदलती हुई हमारी सरकारें दिख रही है, ठीक है। मतलब बैड गवर्नेंस का एग्जाम्पल सही है इनका, जो विंस्टन चर्चिल है ना, इनका बैड गवर्नेंस के ऊपर सूट कर रही है, लेकिन वी आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स, ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस। कैसे? तो गवर्नमेंट ने कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे कि हमारी जो अभी रीसेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने कई सारे लगभग 2000 एक्ट्स को खत्म कर दिया है और इनको कोडिफाई कर दिया है। तो इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है विवेक देबरॉय जी का, ठीक है, जो कि हमारे इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो कई सारे एक्ट्स हैं, जैसे एक्साइज एक्ट है, एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है, बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट है, इन सभी को खत्म कर दिया है इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा देखो कर्नाटका की बात करें, तो कर्नाटका जो है, कर्नाटका फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, और इसमें हर चीज के लिए लॉज हैं, ठीक है, और कंप्लाइंस रेट बहुत अच्छा है। ये एक कारण है यहाँ की गुड गवर्नेंस का। दूसरा रीजन ये है कि अभी देखो हमारे देश में कुछ ऐसे आर्बिट्ररी से लॉज थे, जैसे करप्शन को लेकर लॉ था कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट किसी भी प्राइवेट पार्टी से कोई भी बेनिफिट पाता है, चाहे उससे उसको खुद को कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना जाता था। तो मान लो अगर आप डीएम बन गए और आपको चाहिए लैपटॉप अपने ऑफिस के लिए, आपने ए कंपनी से भी पूछा, बी कंपनी से भी पूछा, ए कंपनी आपको कुछ ज्यादा कम में दे रही हो, अगर आप ए कंपनी से लेने गए ना, तो आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, ठीक है। तो ये इंक्वायरी से बचने के लिए लोग नहीं लेते थे, लेकिन इसको ठीक कर दिया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, ये वाला जो क्लॉज था उसको स्क्रैप कर दिया गया है। ओके, इसके अलावा तीसरी चीज, जैसे देखो आपको पता होगा डिजी लॉकर के बारे में, तो डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अब यहाँ पे स्टोर रहेंगे। 100 मिलियन यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं आज की डेट में, यहाँ पे पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, ये सब आप स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा कर्नाटका और कई सारी जगह पे भी इस तरह की स्कीम्स चल रही है, जैसे कुटुंब है यहाँ पे, जिसमें सारे फैमिली बेनिफिशियरी डाटाबेस है। फ्रूट्स है, जिसमें फार्मर्स के रजिस्ट्रेशन का डाटाबेस है। स्वामित्व है, जहाँ पे लैंड का सारा डाटाबेस है, ठीक है। ग्राम वन है, ठीक है, जिसमें आप एक जगह पे सारी पंचायत लेवल की सारी इन्फॉर्मेशन, सिटीजन सेंट्रिक एक्टिविटीज कर सकते हो। ये सब जो है ई गवर्नेंस का टाइप है, ई गवर्नेंस का पार्ट है। फिफ्थ जो है वो ये है कि आज की डेट में नो स्टेट गवर्नमेंट हैज अ कॉमन पोर्टल। हर स्टेट गवर्नमेंट का एक कॉमन पोर्टल होना चाहिए, कि अगर कोई भी सिटीजन को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको 40-50 वेबसाइट्स विजिट ना करना पड़े, आपके एक कॉमन पोर्टल पे उसका सारा काम हो जाए। जैसे आरबीआई का एक मास्टर सर्कुलर होता है जिसमें सब कुछ हो जाता है, ठीक है, तो वैसा ही हमारी जो गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनको अपनाना चाहिए। लाइक हर मिनिस्ट्री का अलग अलग वेबसाइट्स है, इसकी जगह एक प्रॉपर एक कॉमन पोर्टल हो जाए ना, एक कॉमन सिटीजन के लिए। ओके, देन देखो सिक्स्थ है कि हमारे इंडिया में गुड गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी यूज भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब बढ़ाना पड़ेगा, और पर्सनलाइजेशन करना पड़ेगा एड्स, कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग भी हो, आपके भी मेल्स पे
पीएमओ की साइड से आते होंगे मेल्स, ओके, कि हमारी ये एक्टिविटी हुई, ये एक्टिविटी हुई, तो सिटीजन्स को इन्फॉर्म अवेयर करने के लिए ये मेल्स वगैरह का सिस्टम शुरू किया है। लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को यूज करके हम पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन, आपको एक दिन मोदी जी की साइड से एक मेल आता है जिसमें आपका नाम के साथ पूछा है, डियर एक्स वाई जेड, आपका नाम यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, तो कितना पर्सनलाइज्ड लगेगा, ओके। और इसके थ्रू पार्टिसिपेशन बढ़ता है सिटीजन्स का इन द गवर्नेंस। तो ये पार्टिसिपेशन जब बढ़ेगा गवर्नेंस का, तो वही तो गुड गवर्नेंस है, ओके। और इसके लिए इशू है कि इतना पैसा आए कहाँ से ये सब करने के लिए, क्योंकि इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो है 11 to 12%। यूएस में तो 45% है। तो आप यूएस की जैसी फैसिलिटीज चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, लिविंग स्टैंडर्ड चाहते हो, लेकिन टैक्स नहीं भरना किसी को। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट अकेले तो रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं कर सकती। सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी है कि सिटीजन्स भी अपने टैक्सेस वगैरह प्रॉपरली पे करें। तो इंडिया, अगर ये सब होता है, टैक्स वगैरह सब लोग पे करते हैं और ये सब सही चलता है, तो इंडिया काफी एक अच्छी डेस्टिनेशन बन सकता है। और इंडिया में गुड गवर्नेंस वीक शुरू हो रहा है, 19 से 25 दिसंबर तक चलेगा। अगर हम ये सारे मेजर्स लेते हैं तो वी कैन प्रूव चर्चिल रॉन्ग, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल, पूरा एडिटोरियल। एंड दिस इज द मेन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। What do you understand by good governance? Discuss the main characteristic of good governance. What measures can be taken to ensure good governance in India? 250 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। आंसर देने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ओके, और वहां पे इवेल्युएट। ऑलराइट, तो दैट वाज ऑल। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट क्या करोगे, देखो कल भी कम ही आए थे कमेंट, आज फिर से क्वेश्चन पूछती हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से गुजर रहा है, बताओ जरा, ठीक है। कि कमेंट में करके बताओ कि कौन कौन से स्टेट से इंडिया के गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।